अभी शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है कि वो भी गए, भागी हुए। किसी मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र को गिरवी रखने के लिए कर रहे हैं तो फिर उसको ऑपरेशन का नाम तो कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु इसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। निशाने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है शिवसेना, निशाने पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी है, निशाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, निशाने पर संभवतः जगन मोहन रेड्डी की पार्टी होगी, निशाने पर संभवतः ओडिशा वालों की पार्टी भी होगी। ममता की पार्टी टूटने को तैयार है, बाकियों को तैयार कर लीजिए। सक्रिय है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो ऑपरेशन तोड़ फोड़ के अंदर ही लगी हुई हैं कि किस प्रकार से सभी को ले करके घेर घोट करके ले आना है। देसी भाषा में कहते हैं घेर घोट के ले आओ उनको भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी सियासत की जिसे कहीं ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, जिसे कहीं आप देसी भाषा में तोड़फोड़ वाली राजनीति कह सकते हैं, और जिसे कहीं आप जो संवैधानिक बातें होती हैं लोकतंत्र के अंदर, जिसे आप बड़े पैमाने पर दल बदल करवाना कह सकते हैं। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा में है। ममता बनर्जी के कितने सांसद टूटेंगे ये शायद ना टूटने वालों को पता है, ना ममता दीदी को पता है। शायद पता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं उनको, कि कितने तोड़ने हैं, कितने लेकर के आने हैं। जो इस प्रकार की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि क्योंकि ममता बनर्जी के पास पावर नहीं रही तो फिर पश्चिम बंगाल के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद ब खुद आने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तमाम जो एजेंसी जिस समय सक्रिय है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो ऑपरेशन तोड़ फोड़ के अंदर ही लगी हुई हैं कि किस प्रकार से सभी को ले करके घेर घोट करके ले आना है। देसी भाषा में कहते हैं घेर घोट के ले आओ उनको भाई। आखिर क्यों चल रहा है सब ये? दरअसल ना तो सरकार को कोई दिक्कत है, सरकार के पास पूरा मैंडेट है, पूरी मेजोरिटी है भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास में। भले ही बीजेपी के पास अपने सांसद 240 हैं, लेकिन जो सहयोगी दलों का समर्थन है वो उनको 293 तक पहुंचाए हुए है और वो सरकार चलाने के लिए काफ़ी है। सहयोगी दलों की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि वो बिल्कुल भी सामने अपनी बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं, पूरी तरह से वो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। आपको ध्यान होगा जब 5 राज्यों के बीच में चुनाव चल रहे थे, पश्चिम बंगाल का चुनाव था, असम का चुनाव था, पुडुचेरी का चुनाव था, केरल का चुनाव था, तमिलनाडु का चुनाव था। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, इन चुनाव के दौरान में केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार, संसद के अंदर बिल लेकर के आई थी। स्पेशल सत्र बुलाया गया था संसद का 2 दिन का, और सत्र के अंदर बिल आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट बिल। एकदम से एकाएक जो बिल पास हो चुका था लोकसभा के अंदर लगभग 2 साल पहले ही, उस बिल के लिए एकाएक जैसे जाने क्या तेजी थी, किस फुर्ती में आए थे कि जल्द से जल्द ला करके उसमें अमेंडमेंट करवा लिया जाए। का बिल तो पास हुआ था लेकिन कानून नहीं बना था, तो फिर यकायक रातों रात में उसमें आधी रात के अंदर ही उस पर सब कुछ करके और 2026 में उसको कानून बना दिया गया। अब उसमें अमेंडमेंट होना था, लेकिन उस अमेंडमेंट के पीछे जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पीछे जो बड़ा मुख्य वजह थी वो केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं था। महिलाओं को आरक्षण तो दिया जा सकता था, लेकिन जब बिल पास हुआ था 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसी समय हो गया था कि शर्तों के साथ में दिया जाएगा महिलाओं को उनका आरक्षण। लेकिन इधर जो बिल रखा, उसमें बिल रखा गया कि डिलिमिटेशन करके लोकसभा की सीटें बढ़ा करके, यानी कि जो अभी 543 हैं, इसमें 50% के आसपास सीटें बढ़ा करके, 543 में अगर 50% सीटें बढ़ जाएंगी तो लगभग 270 से ज़्यादा सीटें और जोड़ दी जाएं। 270 और जुड़ जाए तो वो 800 क्रॉस हो जाएंगी, यानी कि 800 से ज़्यादा सीटें बना करके और उसमें फिर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सियासी लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, क्योंकि अगर सांसद नहीं बढ़ाए जाएंगे तो 2029 मुश्किल हो जाएगा। आपको उसके बाद ध्यान होगा कि पंजाब के अंदर चला था ऑपरेशन लोटस,
हालांकि इसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, हमारे दर्शक खुद देख ले। ऑपरेशन जो हुआ करता है वो बेहतरी के लिए हुआ करता है। ऑपरेशन का जो शब्द दिया गया है, ऑपरेशन सबसे ज्यादा चिकित्सा श्रेणी में आता है, डॉक्टरी के पेशे में। किसी मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र को गिरवी रखने के लिए कर रहे हैं तो फिर उसको ऑपरेशन का नाम तो कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु इसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। इस दल बदल को, इस तोड़ फोड़ को, इस कुत्सित राजनीति को कहा जाता है। आपको ध्यान होगा पंजाब के अंदर चला था वो, आम आदमी पार्टी के अंदर राज्यसभा के 6 सदस्य चड्डा साहब और उनके साथ में बाकी 6 लोग और अचानक से पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और उसके बाद में अपना अलग गुट बना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे सभी लोग। राज्यसभा के अंदर बीजेपी को एकदम से बम्पर उछाल मिला था बिना किसी चुनाव के। जिस राज्य के अंदर बीजेपी के केवल 2 विधायक हैं, वहां पर राज्यसभा के 7 सदस्य मिल गए। वहीं शुरू हुआ था उस समय, आपको ध्यान होगा। इससे पहले वो बिल, कानून जो है वह गिर चुका था लोकसभा के अंदर ही, और शायद वहीं परिकल्पना तैयार कर ली गई थी कि आगे करना क्या है। अब इधर जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो सबसे पहले निशाने पर ममता बनर्जी आ गई हैं। और अगर जो खबरों की तरफ आप ध्यान दें, जिस प्रकार की खबरें सुर्खियों में हैं, तो केवल ममता बनर्जी टिका निशाने पर नहीं है। निशाने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, शिवसेना। निशाने पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी है। निशाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। निशाने पर संभवतः जगन मोहन रेड्डी की पार्टी होगी। निशाने पर संभवतः ओडिशा वालों की पार्टी भी होगी। निशाने पर डीएमके भी होगी। कई पार्टियां हैं। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? तो मैं आपको जो बता रहा था कि महिला आरक्षण जो बिल का अमेंडमेंट की बात थी, नारी वंदन अधिनियम जो अमेंडमेंट की बात थी, उसके पीछे छिपा हुआ जो एजेंडा था वो डिलिमिटेशन का था, यानी कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने का। हालांकि पहले विवाद था साउथ के स्टेटों को लेकर के और नॉर्थ को लेकर के। अमित शाह जी ने उस विवाद को भी हटाया था और कहा था कि सीधे सीधे हर स्टेट में 50% सीटें बढ़ा देते हैं। मसलन अगर हरियाणा में 10 है तो 15 कर दो, उत्तर प्रदेश में 80 है तो 120 कर दो। जहां जितनी सीटें हैं उसके अंदर 50% और बढ़ा दीजिए। लेकिन उस बिल को, जो विपक्ष की रणनीति थी, विपक्ष ने उस बिल को पास नहीं होने दिया, और विपक्ष की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से वो बिल लोकसभा के अंदर गिर गया। अब जब बात चल पड़ी है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर मेजॉरिटी मिल गई, और उस बम्पर मेजॉरिटी के बाद में जो विधानसभा के अंदर विपक्षी पार्टी को, ममता बनर्जी को तो 80 विधायक मिले थे। उन 80 में से भी अब जो है 58 विधायक टूट चुके हैं। संभवतः आने वाले दिनों में उसमें 5-7 सीटें और भी बढ़ जाएं, लेकिन 58 सीटें टूट करके ऋतुपत बनर्जी वहां बन चुके हैं विधानसभा में एलओपी विपक्ष के नेता। 19, 20, 21, 22, 24 कितने हैं पता नहीं, लेकिन लोकसभा सांसद टूट चुके हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा। जो आयाराम गयाराम वाली स्थिति थी वो पश्चिम बंगाल में फलीभूत हो रही है। कभी शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है कि वो भी गए, बागी हुए, फिर वो कहते हैं दीदी के साथ रहूंगा। कभी सुप्रियो बाबुल का नाम आता है, वो कहते हैं गए, फिर रुकते हैं, अब फिर उनका बयान आ रहा है कि वो भी जा रहे हैं। जो काबा और मदीना लेकर के दिल और आंखों में घूमती थी सायोनी घोष, सबसे पहले वही भाग गई थी। और जाने कितने भाग रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कल्याण बनर्जी ने जरूर कह दिया है कि मेरे बच्चे जैसे हैं अभिषेक बनर्जी। थोड़ी सी ममता जी को ऑक्सीजन दे दी, लेकिन बात मैं इस समय कर रहा हूं उस राजनीति वाली जो केंद्र से चल रही है। अब पश्चिम बंगाल से अगर आप मान लीजिए कि 20 सांसद टूट गए, ममता बनर्जी के 28 में से 20 अलग हो गए और अलग गुट बन गया, तो वो समर्थन निश्चित तौर पर एनडीए को जाएगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद तय करना है कि उनको बीजेपी में शामिल करवाना है और उनको या फिर बाहर बिठाए रख के उनसे मदद लेते रहना है, क्योंकि मुसलमान सांसद भी हैं उसके अंदर, 3-4 उसके अंदर मुस्लिम सांसद भी हैं, इसलिए शायद शामिल ना कराया जाए, लेकिन उनका गुट अलग बन करके समर्थन लिया जा सकता है। अब बड़ी बात मैं आपसे बता रहा था आखिर क्यों, तो जो डिलिमिटेशन बिल वाला जो कानून था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून था, जो लोकसभा में गिरा था, वो सबसे बड़ी वजह है। 2026 में आप अगर मैं कह दूं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी 2029 को साधने की पूरी तैयारी पे है, लंबा वेट नहीं करना, लोहा गर्म है, एक के बाद एक चोट मारते चलिए।
ममता की पार्टी टूटने को तैयार है, बाकियों को तैयार कर लीजिए। तो आज की स्थिति जो है, इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं। अगर 69 सांसद और होते उनके पास, यानी कि एनडीए के पास, तो फिर ये बिल गिरता नहीं, लोकसभा के अंदर पास हो जाता। और अगर राज्यसभा में जो आज की स्थिति है, तो अगर राज्यसभा के लिए उनके पास 16 और सांसद होते राज्यसभा के सदस्य, तो भी बात बन जाती। अब अगर ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट जाएं, तो फिर 69 चाहिए थे, तो अब बाकी 49 चाहिए होंगे। मैं आपको लोकसभा की स्थिति बता दूं, 543 सांसद हैं लोकसभा के। 543 में से एनडीए के पास 293 है, 293। अगर कोई बिल पास करवाना है, मसलन जो कानूनी बिल है, तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। नंबर 1, 2/3 बहुमत लोकसभा की जो आज की स्थिति है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जिस दिन वो बिल रखा गया, मतदान हुआ, जितने मेंबर मौजूद थे लोकसभा के अंदर, उनका 2/3। और एक शर्त हुआ करती है कि जो बैठक की उपस्थिति हो वो 50% से ज़्यादा हो। लेकिन हम सीधे 543 पर चलते हैं। अगर 543 में से कोई ऐसा बिल जिससे कि 2029 को साधना हो, मसलन डिलिमिटेशन बिल, उसे अगर पास कराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को 293 के बाद में 362 करने हैं। 362 के लिए 69 सांसद और चाहिए। अब अगर ममता बनर्जी के 20 सांसद आ गए, तो 69 में से 20 कम कर लीजिए, 49 हो गए। निशाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी भी है। उद्धव ठाकरे के पास में 9 सांसद हैं। और जो महाराष्ट्र में अभियान चलाने की बात है, जो महाराष्ट्र में सर्जरी करनी है, ऑपरेशन जो होना है महाराष्ट्र का, उसके अंदर उद्धव ठाकरे के सांसदों को 9 में से 8 सांसद, पूरी प्लानिंग चल रही है कि उन 8 सांसदों को एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल करा दिया जाए। और फिर शिंदे तो समर्थन दे ही रहे हैं, या फिर उनका अलग गुट बना करके उनको बीजेपी को सपोर्ट करवा लिया जाए। दूसरी रणनीति ये भी हो सकती है। दूसरी पार्टी महाराष्ट्र की ही है, शरद पवार की पार्टी। सुप्रिया सुले को छोड़ करके, उनकी बेटी को छोड़ करके, शरद पवार साहब के पास में वहां 8 सांसद हैं। 8 में से 7 बता रहे हैं तैयार कर लिए गए हैं। इधर नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में 3 सांसद हैं। बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से सहमति बनाई जा रही है, और इधर सांसदों को भी तैयार किया जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन मान जाएं, क्योंकि हेमंत सोरेन पर केस तो आज भी है, ईडी वाला, आज भी केस चल ही रहा है। और कहीं कांग्रेस से टकराव की बातें भी हैं हेमंत सोरेन की। आपको ध्यान होगा कि बिहार के चुनाव में वो गठबंधन में भी शामिल नहीं थे, समझौता भी नहीं हुआ था वो। इधर अगर हेमंत सोरेन की पार्टी टूट जाती है, या हेमंत सोरेन खुद समर्थन दे देते हैं, तो 3 सांसद और जो अब रडार पर हैं पूरी तरह, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इस लिहाज से 18 सांसद और आ सकते हैं। 69 में से 20 आ गए ममता बनर्जी के, 49 बचे। 49 में से अगर 18 और आ गए, तो फिर 31 की दरकार रहेगी। इधर डीएमके के पास में जो है, तमिलनाडु के अंदर 22 सांसद हैं उनके पास में। डीएमके अलग हो चुकी है कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक में कि जरूरत पड़ी तो खुद जाकर के स्टालिन साहब को मना लेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि करुणानिधि साहब भी एनडीए का पार्ट रह चुके हैं कभी। इधर स्टालिन की पार्टी गुस्से में भी है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि डीएमके अगर साथ ना दे तो शायद बायकॉट कर ले। एक तरीका यह भी हुआ करता है। मसलन अब सवाल जो बच जाता है, वो बचता है 31 सांसदों का। अगर जुगाड़ 38 का हो गया, तो फिर 32 का भी शायद हो ही जाएगा। इस लिहाज से लगता है कि 2026 के अंदर ही जो मानसून सत्र आना है, या तो मानसून सत्र में ही, और या फिर शीतकालीन सत्र तक आते आते सारी व्यवस्था कर ली जाए। भले ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे 2029 तक, भले ही कह रहे हैं 2027 में ही काम कर लेंगे, लेकिन जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, वो 2026 में 29 को साधने की है। क्या लगता है, हो जाएगा सांसदों का जुगाड़ पूरा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।